जब तख्ता पलट हुआ था तो जमाते इस्लामी का नाम आपने बार बार सुना था, और जमाते इस्लामी जो आज भी इस माहौल को खराब करने की कोशिश में बांग्लादेश में लगा हुआ है। इसको लेकर बात हम करेंगे, जो हालात आज के बने हुए हैं। मनन द्विवेदी जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। मेजर जनरल माथुर, जो हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं, हम देख रहे हैं कट्टरपंथी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उनकी ताकतें लगातार बढ़ रही हैं। इसमें पाकिस्तान का नजदीक होना और चीन का सपोर्ट होना, क्या ये सबसे बड़े रीजन है जो आज बांग्लादेश में इन हालातों को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा? रचना, बिल्कुल बिल्कुल सटीक आपका आकलन है। देखिए, आप पाकिस्तान का नजदीक होना कह रही हैं। मैं कहूंगा कि ये पूरा का पूरा खेल पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा रचा गया है। वो न केवल अभी शेख हसीना का आउस्टर भी जो था, उनको जब निकाला गया था, उसमें भी पाकिस्तान की आईएसआई का पूरा पूरा हाथ है। पाकिस्तान नहीं चाहता दो चीजें। एक, भारत के जो अड़ोस पड़ोस के जितने भी राष्ट्र हैं वो तरक्की करें। वहां पर वो चाहता है, पाकिस्तान की इच्छा ये है कि किसी ना किसी प्रकार से भारत के तमाम जो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें कोई ना कोई गड़बड़ी फैलाई जाए, ताकि अनस्टेबल उनको किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, वो पाकिस्तान का जो 1971 की हार का दर्द है, और जमाते इस्लामी वो जमात है जिसने 1971 में भी पाकिस्तान का साथ दिया था, और वो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश बने, और वो उन्होंने बांग्लादेश की आजादी में उल्टा काम किया था, और आज वो राज करने के लिए तैयार हैं। तो ये बात आप मान लें रचना कि ये 100%, 1% भी मैं कम नहीं कर रहा हूं, 100% पाकिस्तान की चाल है, 100% आईएसआई का इसमें हाथ है, और वो इस प्रकार से काम कर रहे हैं। और हम बार बार कह रहे हैं हिंदू का नहीं सवाल है, प्रश्न ये नहीं है। वहां हर माइनॉरिटी को खतरा है, क्योंकि वहां पर एक बहुत जबरदस्त रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस का पूरा माहौल बन गया है। तीसरी बात यह है कि हम कह रहे हैं कि वो मोहम्मद यूनिस इसको रोकने में नाकाम है। रोकने में नाकाम नहीं है, वो रोकना नहीं चाहते, उनके ऊपर दबाव है कि इसको रोके ना। नाकाम कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए कोई किसी प्रकार की हिंसा, किसी पर एक परेशानी हो रही है, तो आपके पास सेना है, आपके पास पुलिस है, उससे काम करे, लेकिन वो करना चाहते नहीं है। पुलिस जो है, जो सेना है, वो भी चाहती है कि किसी ना किसी प्रकार से हिंदुओं को या माइनॉरिटीज को दबा करके उनको 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 कंट्रोल करके, और या तो उनको इस्लामिस्ट बना दिया जाए, इस्लामिस्ट कंट्री बनाने की बात कर रहे हैं वो लोग। तो ये तमाम चीजें आप देखें रचना की, इसका पूरा पूरा समर्थन जो है वो पाकिस्तान से है। अब प्रश्न चाइना, एक मिनट और, हाँ, एक मिनट, आधा मिनट लूंगा। जी जी जी। चाइना का अपना अपना एजेंडा है। चाइना किसी का दोस्त नहीं है। आज आप देखेंगे कि चाइना ने पाकिस्तान को अपने वीजा फ्री कंट्री की लिस्ट से 17 तारीख को निकाल दिया। उनको कोई लेना देना नहीं है कि कौन कहां है, कौन क्या है। उनके अपना एजेंडा है, और उसको अपना जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाना है, उसमें बांग्लादेश एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉग है। इसलिए वो बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। रचना, प्लीज। जिस तरीके से यहाँ चीन अपनी चालबाजियां चल रहा है और अपनी ही चालबाजी में अपने मतलब के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता हुआ नजर आता था, अब अगला नंबर बांग्लादेश का नजर आता है। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। हम जिन 5 संगठनों का जिक्र कर रहे थे जो बांग्लादेश में लगातार अपनी ताकतें बढ़ा रहे हैं और हिंदुओं के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, उसमें आती है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी। अब इस पार्टी को लेकर क्या कुछ जानकारी है वो जल्दी से दर्शकों तक हम साझा कर दें, उसके बाद मैं फिर मनन द्विवेदी जी का रुख करूंगी। ये पार्टी जिस तरीके से 1978 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, और इसकी स्थापना होने के बाद ये आगे बढ़ी है। बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है बीएनपी। जिस तरीके का अभी का माहौल है, जाहिर सी बात है इसमें पॉलिटिकल पार्टी अपना भी फायदा देखती हैं और लेने की कोशिश करती हैं। जियाउर रहमान बीएनपी के फाउंडर रहे हैं, और ऐसे में ये पार्टी जब से इसकी स्थापना हुई 1981 तक जियाउर रहमान ने पार्टी को लीड भी किया। तब तक बांग्लादेश में पॉलिटिकल पार्टी मुख्य तौर पर उभरकर सामने आई। 30 मई 1981 को जब जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई, उसके बाद से 1979 में 300 सीटों वाली संसद की 207 सीटें इस पार्टी ने जीती। अब आप समझिए कि कितना बड़ा सपोर्ट ये रहा होगा। 1981, 1991, 1996 और 2001 में भी इस पार्टी को जीत मिली।
1991 में खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आए और उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। फिर उसके बाद में 2018 में खालिदा को 17 साल की जेल दे दी गई, वो फिर जेल भेज दी गई। 2018 की ये घटना है। 2019 में तारिक रहमान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने इनके जेल जाने के बाद, यानी कि खालिदा जिया के जेल जाने के बाद में तारिक को जिम्मेदारी दी गई। 1978 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना होने से लेकर आज तक ये जो बातें हैं ये बांग्लादेश के लोगों की जुबान पर रहती हैं। और आज की डेट में जब तख्ता पलट हो चुका है, शेख हसीना अपना पद छोड़ चुकी हैं, उसके बाद से खालिदा जिया और उनके समर्थकों की बड़ी यहाँ पर पकड़ देखी गई और बांग्लादेश के इन हालातों में अब ये सभी बातें दोहराई जाती हैं। अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिस तरीके से 1981 तक जियाउर रहमान ने लीड किया, उसके बाद में एक और पार्टी जिसका मैंने जिक्र किया था, उन 5 संगठनों में इस्लामी ओइक्या जोते 1990 में इसकी स्थापना हुई। ऐसे में इस्लामी ओइक्या जोते यानी कि इस्लामिक यूनिटी फ्रंट इसे कहा जाता है। ऐसे में ये बांग्लादेश की एक पॉलिटिकल पार्टी है, यानी कि पॉलिटिक्स में अलग अलग पार्टियों का रोल है, तो उसमें ये भी पार्टी है जो कि हिंदुओं के खिलाफ आज माहौल को और ज़्यादा बनाने में, क्रिएट करने में यहाँ जिम्मेदार है। इस्लामी ओइक्या जोते के संस्थापक रहे हैं अजीजुल हक। इस्लामी ओइक्या जोते ने 1991 के चुनाव में हिस्सा भी लिया था और ऐसे में लोगों का बड़ा सपोर्ट भी यहाँ पर दिखाई दिया था। 2001 के विधानसभा चुनाव में बीएनपी से गठबंधन में भी ये पार्टी आई थी, यानी कि उस वक्त सरकार में भूमिका निभाई। 2017 जुलाई में इस्लामिक पार्टियों का नया गठबंधन एक बनाया गया, उसमें भी ये पार्टी लीड करती हुई नजर आई। 1990 में इस्लामी ओइक्या जोते की स्थापना, यानी कि 1990 से लेकर आज तक जिस तरीके से अलग अलग वक्त पर इस पार्टी का रोल रहा है, गठबंधन में भी रही है और आज के वक्त में जब बांग्लादेश में हालात बिगड़ रहे हैं हिंदू को लेकर, बौद्ध को लेकर, ईसाइयों को लेकर, तो इन सभी पार्टियों का जिक्र हो रहा है, जिसमें 3 तो संगठन है ही कट्टरपंथी संगठन, लेकिन 2 इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी हैं जो आज के इस माहौल के लिए जिम्मेदार नजर आती हैं। मनन द्विवेदी जी, किसी देश में हालात जब बद से बदतर हो जाते हैं, जब वहां पर पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए माहौल को और ज्यादा बिगाड़े, और यहाँ बांग्लादेश में कुछ ऐसा ही नजर भी आ रहा है। जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जिस बड़े आशा के साथ और होप के साथ मोहम्मद यूनुस इंटरिम सरकार जो बांग्लादेश की उसके एडवाइजर बने थे, वो आशा पूरी तरीके से रियलाइज नहीं हो पा रही है और जो पॉजिटिविटी और जो सेकुलरिज्म के तहत जो क्लैरियन कॉल दिया गया था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और अगर हम शुरू से देखें तो हम पाएंगे कि बांग्लादेश और नेपाल 2 ऐसे राष्ट्र हैं और कुछ हद तक मालदीव भी दक्षिण एशिया में, कि वहां पर आईएसआई और पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसीज काफी एक्टिव हैं और भारत का जो भी मंसूबा होता है, जो हमारा नेशनल कंसर्न होता है, जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट होता है, उसके अगेंस्ट ये लोग काम करते हैं। मैं आपको एक चीज रिपीट करूंगा जो पहले भी कहीं पर कह चुका हूं। एक बहुत ही इल्यूमिनेटिंग किताब आई थी आज से 20 साल पहले पीएन दर की, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के रह चुके हैं निदेशक, उसका नाम था फलक्रम ऑफ इविल। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो यहाँ पर बड़ी ही अच्छे तरीके से बताई जा सकती हैं। पहले ये कि आईएसआई का एक एजेंट था धोबी, और वो हमारा कैंटोनमेंट है बंगाल में, मालदा नामक जगह है बंगाल में, वहां पर वो धोबी हमारी मिलिट्री यूनिफॉर्म्स को धोता था और प्रेस करता था, उनको इस्त्री करता था, और वो लगातार बांग्लादेश और मालदा जो कैंटोनमेंट है उसके बीच में ट्रेवल करता था बस से। एक बार वो गया बस में और उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, और उसका सूटकेस जो पाया गया उसमें भारत के नक्शे, भारत के मिसाइल फॉर्मेशंस कहाँ पर हैं, कहाँ कितनी स्ट्रेंथ है ईस्टर्न सीबोर्ड पे, वो सब पाई गई। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि एक तरीके की एनार्की, पेंडेमोनियम और कंप्लीटली रूल ऑफ लॉ का हनन हो चुका है बांग्लादेश में, और ये कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। ये 1971 से 71 में भी था, और 1965 का जो इंडो पाकिस्तानी वॉर हुआ उस समय भी जो स्टेलमेट में ये वॉर एंड हुआ, जबकि हम तो भारतीय ये कहते हैं, समझते हैं कि भारत को विजयश्री ने चुना था 1965 में, पर कुछ एरियाज में स्टेलमेट भी हुआ था। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉपर्टी को एक तरीके से जब्त कर लिया था और हिंदुओं से छीन ली थी।
तो ये 1971 से पहले का, जब से बांग्लादेश आजाद हुआ तब से ये डेवलपमेंट है। और पूरा प्रयत्न रहता है जिहादी इस्लामिक स्टेट का, चाइना का और पाकिस्तान का, कि उनको इंडिया के बैकग्राउंड में एक प्लेग्राउंड मिल जाए। और इसी के चलते ये सारी घटनाएं वहां पर हो रही हैं। क्योंकि बड़े आश्चर्य की बात है, बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश की वो एरिया है जहां पर ये हरे कृष्णा मूवमेंट पनपा, और वहीं के सेंट को पकड़ा गया सेडिशन के लिए कि उन्होंने सेफरन फ्लैग लहराया, ऐसा कहा गया। इंस्टेड ऑफ लहराने के लिए उन्होंने बांग्लादेशी फ्लैग नहीं लहराया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने सेकुलर सिम्बायोटिक इथोस के बाद भी जो टारगेटिंग की जा रही है वो जिहादी एलिमेंट्स की नहीं की जा रही, वो तो वहां डोमिनेट कर रहे हैं। और भारत के एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, विश्व के एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पे किया जा रहा है, जो अपनी डाइवर्सिटी और अपनी एक्लेक्टिक नेचर के लिए पिछले 25, 30, 40 वर्षों से जाना जाता है। तो मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे डीप जिहादी स्टेट और आईएसआई का हाथ है, जो कि भारत को एक तरीके से, जैसे चाइना की नीति होती थी कंटेनमेंट ऑफ इंडिया, और कंटेनमेंट, बड़ी बात तो ये है कि इन हालातों को ठीक करने की कोशिश भी नहीं हो रही है, या फिर ये कहिए कि मोहम्मद यूनुस